अच्छा देखो, लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने ना अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला वाला सेगमेंट कवर अप किया था। फर्स्ट सेगमेंट का बेसिकली मतलब क्या है हमारा, कि भाई जब हमने टॉपिक कवर किए थे तो मैंने आपको ना एक छोटा सा टॉपिक कराया था जिसमें हमने कुछ पर्टिकुलर आइटम्स को कवर अप किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी साइड करते हैं। आ जाओ। TFS कहाँ? लास्ट लेक्चर हमने फर्स्ट वाले पार्ट को कवर अप किया अपना CFS का, दैट इज जिसमें हमने 4 आइटम को कवर अप किया था प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारे पास जो भी होती हैं वो सारी की सारी चीजें कवर अप कर ली थी। अभी आज के लेक्चर में हमने क्या कवर करना है, उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, ये नोट्स आपके सामने अवेलेबल है। इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास जो कराया था एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर बात की जाए तो हम लोगों ने ऑलरेडी कितना एरिया कवर किया है, केवल फर्स्ट वाला। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्टिंग की थी और ये पूरा एरिया हम लोगों ने यहाँ तक कवर अप कर लिया है। इवन स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन गिवन है, 9 क्वेश्चन आपके पास गिवन है, वो यहीं तक के थे। हर क्वेश्चन की डिमांड भी यही थी, क्या निकालने को बोल रहा था वो आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस तक। तो मतलब आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट सीख लिया, जो कि हमारे किसमें आता है, फर्स्ट वाले पार्ट में निकल के आता है। अब मुझे क्या करना है, अब जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है अवेलेबल होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये वैल्यू क्वेश्चन में पहले से कैलकुलेट करके देगा। या तो हो सकता है वो ये वाला वैल्यू गिवन करके ना दे, इसका मतलब जो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं उसमें आपको फर्स्ट और प्लस सेकंड वाला सेगमेंट भी आपको कवर करना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस सेकंड भी आएगा। या तो क्वेश्चन केवल सेकंड से स्टार्ट करके देगा, मतलब फर्स्ट वाला कवर करके देगा पूरा। अब मुझे इस वाले सेगमेंट में ना किन बातों पे ध्यान रखना है, तो देखो ये जो बातें लिखी गई ये वाली, केवल इन बातों पर ध्यान रखना है। और उसके बाद जो ये वाली आइटम है जो यहाँ तक का पार्ट करना है, तो यहाँ तक का जो एरिया है वो कौन सा है मेरा, सेकंड एरिया वाला। ये पूरा सेकंड एरिया बुक में, जो बुक के हिसाब से अगर बात करूँ यहाँ तक है वो। ठीक है, तो यहाँ तक बोलेगा आपको सेकंड एरिया। नोट्स के हिसाब से अगर बात करूँ तो यही आपको दिया हुआ है। अब इस वाले एरिया में जो नीचे छूट गया ना ये वाला, ये जो पार्ट है ये वाला, इसको आपको अभी यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें ये वाला एरिया आप यूज नहीं करोगे। और कैसे पता लगेगा मैं क्वेश्चन में क्या यूज करूं क्या यूज नहीं करूं, उसके लिए क्या है, आपको बस अपनी बुक्स में सॉल्व क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी अगर आपको मिलती है तो इग्नोर करना है। रीजन बीइंग क्योंकि वो थर्ड एरिया का पार्ट है मेरा, सेकंड का नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले जो ये आइटम दिखाई जा रही है ना, ये वाली आइटम, ये सारी, ये वाली, ये जितनी भी आइटम आपके पास अवेलेबल है, ये सारी वो आइटम है जो आपके फाइनल अकाउंट बनाते टाइम आपने कहां रिकॉर्ड करी है, पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड की है। ये सारी वही वाली आइटम है, यहां से लेके यहां तक की सारी आइटम वो जो आपने पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड कर रखी है। अब आपको उनका एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट बनाते टाइम ना हम हर एक आइटम रिकॉर्ड करते हैं। जब हम पीएनएल बनाते हैं तो पीएनएल अकाउंट बनाते टाइम ये साइड कौन सी होती है, इनकम वाली, ये होती है एक्सपेंसेस वाली। अब एक्सपेंसेस के ना अलग अलग पार्ट्स हैं, तो पार्ट नंबर 1 एक्सपेंसेस के अंदर अगर बात की जाए तो क्या 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 होता है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब ऐसे खर्चे जो बिजनेस नेचर के हैं वो भी रिकॉर्ड करते हो आप। और जो बिजनेस नेचर के नहीं है, दैट मीन्स हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हम यहां रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कैश एक्सपेंसेस, जो कैश में खर्चा किया वो भी रिकॉर्ड करते हैं। और जो खर्चे नॉन कैश हैं हम उन्हें भी रिकॉर्ड करते हैं। मानते हो, ये सारी आइटम रिकॉर्ड हो रही है ना हमारी, चाहे कैश हो चाहे नॉन कैश, चाहे ऑपरेटिंग चाहे नॉन ऑपरेटिंग, सब रिकॉर्ड हो रहा है। हम कभी भी चेक ही नहीं करते। इनफैक्ट मैंने कभी आपको बताया ही नहीं कि एक्सपेंसेस के इतने टाइप भी होते हैं। रीजन, जरूरत नहीं पड़ी थी उस टाइम तक, अभी हमारे को इन सब की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे बताओ हम इसमें कितने खर्चों को एंटरटेन करें वाइल प्रिपेयरिंग अ सीएफएस। हम केवल ऑपरेटिंग को अलाउ करेंगे। अगर किसी भी तरीके का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मुझे मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसे हटाना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते। आपने ऑलरेडी पीएनएल बना रखा है अपने पास। ठीक है, हमने पीएनएल ऑलरेडी बना रखा है, इसका मतलब क्या है, मैंने इसको पहले से माइनस कर रखा है। अब जैसे मैं इसे हटाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसे प्लस करना पड़ेगा इन माय सीएफएस देन। और कैश एक्सपेंसेस अलाउड है, बिल्कुल एक्सपेंसेस अलाउड है, बिकॉज कैश में एक्चुअली कैश जा रहा है ना मेरा। तो मेरी ये दोनों एक्सपेंसेस, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, और ये दोनों का हमेशा कॉम्बिनेशन चाहिए मुझे, इन दोनों का, केवल किस किस का, ऑपरेटिंग का और कैश एक्सपेंस का, ये कॉम्बिनेशन है तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी तरीके का कोई नॉन कैश एक्सपेंस है, ये वाला जो कैश को इंपैक्ट ही नहीं डालेगा, तो इसे भी हटाना पड़ेगा। तो हम इसे भी क्या करेंगे, हटा देंगे। और जैसे आप इसे हटाओगे तो मेरा सीएफएस में क्या इंपैक्ट आएगा,
प्लस करेंगे, ये साइड क्लियर हो गई। अब आ जाओ इनकम साइड पे। इनकम साइड पे जब रिकॉर्डिंग करने की बात आती है तो यहां पर भी हम ये सारी चीजें करते हैं। क्या क्या? यहां पर हम ऑपरेटिंग इनकम रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि देखी जाए तो यार ऑपरेटिंग इनकम जैसी ना एक ही आइटम होती है विच इज सेल्स। सेल्स हो गई ना आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में खत्म, तो ये बहुत रेयरली देखने को मिलेगा आपको। होगा तो अलाउड कर देना, ठीक है। उसके अलावा जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये मिलेगी आपको। नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी यही रिकॉर्ड करते हैं ना, बिजनेस नेचर की है चाहे बिजनेस नेचर नहीं है। जैसे रेंट रिसीव हो गया, यही रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। कमीशन रिसीव हो गया, यही रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन क्या वो ऑपरेशनल है? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे हटाना पड़ेगा। सिमिलरली किसी भी तरीके की कोई कैश इनकम है तो यही रिकॉर्ड होगी। नॉन कैश इनकम है वो भी रिकॉर्ड करते हैं हम लोग तो इधर, ठीक है। नॉन कैश इनकम तो वो भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं करनी है आपको, क्योंकि नॉन कैश का मतलब क्या है? पैसा मिला नहीं है अभी तक, आपको मिलेगा फ्यूचर में, तो उसे हम अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहां से ये वाला अलाउड है और प्लस कैश वाला ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है मेरे, इन्हें हटाना पड़ेगा। तो कोई भी इनकम अगर आप हटाओगे पीएनएल में से, इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा? क्या इंपैक्ट आएगा? अगर मैं इनकम को हटा रहा हूं तो प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा वो, तो प्रॉफिट हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, बस। देन तो ये रीजन है हमारा यहाँ पे प्लस माइनस करने का। आप यहाँ देख सकते हो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको सामने दे रखे हैं। क्या है पहला पॉइंट? क्या लिखा है? नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन कौन से हो सकते हैं? तो नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स कौन कौन से हैं? पहला, डेप्रिसिएशन हमारे पास अवेलेबल है। एक बात बताओ, क्या डेप्रिसिएशन मेरा कैश में आता है? ऑपरेटिंग तो है, समझ में आता है, लेकिन कैश एक्सपेंस नहीं है। कैश पैसा जा थोड़ी रहा है मेरा, तो हटाना पड़ेगा ना। तो डेप्रिसिएशन को हमने क्या किया? रिमूव किया। वो रिपेयर है, मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन में पैसा जाता नहीं है मेरा। अगर पैसा नहीं गया तो पैसा नहीं गया, तो पैसा तो बिजनेस में पड़ा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस खर्चे को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे ही खर्चा हटेगा प्रॉफिट अपने आप क्या होगा? पंप होगा, बढ़ेगा मतलब, इसीलिए प्लस करते हैं। सिमिलरली गुडविल का अगर राइट ऑफ किया गया है, गुडविल मतलब एक फिक्स एसेट्स है, उसकी वैल्यू कम कर रहे हो आप, अमोर्टाइज कर रहे हो गुडविल को, तो उसे भी यहीं डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। भाई फिक्स एसेट्स को बेचकर नुकसान हुआ, लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग है? नहीं, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है आपका, ठीक है। पैसा एक्चुअली में गया थोड़ी है। या देखो आपका 10,000 का एसेट्स था, आपने 8,000 में बेच दिया, नुकसान हुआ 2,000 का, बट क्या वो एक्चुअली में 2,000 आपकी जेब से निकल के बाहर गया? नहीं गया, ठीक है। तो वो नुकसान हमने माइनस कर रखा है पहले, अब हटाने के टाइम क्या होगा? दोबारा प्रॉफिट को प्लस करना पड़ेगा, हो गया मेरा प्लस। सिमिलरली क्या है? नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में इनकम की बात हो रही है। अब ये क्या है? ये इनकम है। इनकम में एक आइटम मैंने एग्जांपल दे रखा है आपको, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। भाई किसी फिक्स एसेट्स को बेचा आपने, 10,000 का था, 12 में बेच दिया, 2 का फायदा हुआ। तो क्या वो फायदा आपका बिजनेस नेचर का है? क्या वो फायदा बिजनेस नेचर में आता है मेरा? आपके पास फर्नीचर है, फर्नीचर आपने बेच दिया, बुक वैल्यू के हिसाब से उसका प्राइस है 10,000 रुपए, आपने बेचा 12,000 में, तो क्या वो 2,000 का प्रॉफिट आपके बिजनेस ऑपरेटिंग नेचर का फायदा है? नहीं है ना, तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें बार बार थोड़ी होने वाली हैं, ठीक है। आप फिक्स एसेट बेचने थोड़ी आए हो, आपका काम क्या है? बिजनेस को ग्रो करना। और फिक्स एसेट्स को बेचने से बिजनेस क्या करता है? डिक्लाइन करता है, बट बेचना तो पड़ेगा ना। जब आप रिन्यू करते हो, चेंजेस करते हो, फिक्स एसेट्स को बदल रहे हो, आप नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, पुरानी तो बेचोगे आप। पुरानी को बेचते टाइम प्रॉफिट होगा या लॉस हो, कुछ तो होना ही है। लॉस होगा तो वो नॉन ऑपरेटिंग में आता है, प्रॉफिट होगा तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो लॉस अगर आपने हटा दिया तो प्रॉफिट भी तो हटाना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे हटेगा? बाय सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि इसको आपने क्या कर रखा है? प्लस कर रखा है पहले। हटाने के लिए अगर हो गया माइनस करवा दोगे हमारा काम, ठीक है। ये इसके अंदर ये सारी आइटम ना, ये वाली हैं, ये सारी अलग से लिख आपको से क्या, ये एक्सपेंसेस का है, ये इनकम का है। देन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आइटम और नॉन कैश आइटम सबको प्लस माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा मतलब आपको। ये क्लियर हो गया? अब देखो जब आप ये सब कुछ कर दोगे ना, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब आपके बिजनेस का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ चीजें अभी भी एडजस्ट करना बाकी है, विच इज वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिकॉज बिजनेस करने के लिए ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायर्ड है। आप बिजनेस करते हो तो कुछ पैसा करंट असेट्स में भी तो डाल रहे हो आप, वो भी तो पैसा लग ही रहा है ना आपका, तो उसको हटाने के से पहले वाला प्रॉफिट है आपका ये। देन अभी हम यहाँ तक सीखेंगे, फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे। तो हमारे यहाँ तक इसको वाइंड अप करते हैं, आप सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, तुम्हारी जो बुक्स में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा सीधा।
देखो तो क्वेश्चंस बहुत बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करने वाले हैं इसके अंदर से। कितने क्वेश्चन है, क्या करेंगे एक बार देख लो। चलो भाई देखो जी, तो क्या करना है मुझे। सबसे पहला पार्ट, जब भी आपको ये वाला सेगमेंट मिलेगा आपका एक ही स्टेप रहेगा, दैट इज इग्नोर ऑल काइंड ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। रीजन, वो थर्ड एरिया का पार्ट है इसीलिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन और भी हैं, अभी आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख लो आप। ठीक है, अच्छा इसमें एक ही क्वेश्चन है, पुराने एडिशन में 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अभी देखो क्या क्या चीजें गिवन। तो पहला पॉइंट मेरे पास क्वेश्चन ने क्या मांगा है, कैलकुलेशन ऑफ। क्वेश्चन की डिमांड ही देखो क्या दी हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला उसने मुझे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हमें आइडिया भी लग गया कि हमारा जो पॉइंट है ये वाला वो कौन सा वाला है, मतलब मुझे फर्स्ट और सेकंड स्टेप तक क्वेश्चन को लेके जाना है। अब जस्ट एक चीज चेक करो, क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसका मतलब क्या है, ये पहले स्टेप का एंड दिया हुआ है, मतलब मुझे पहला स्टेप नहीं करना। ठीक है, जरूरी नहीं है मुझे सारी चीजें करनी है, क्वेश्चन में फर्स्ट वाला एरिया ऑलरेडी कवर करके दिया हुआ है। चलो बढ़िया, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये मुझे पहले से गिवन करके दिया हुआ है 44700। डन, ठीक है। अब देखो इनमें से पढ़ते रहो और आइडेंटिफाई करो किसको यूज करना है किसको यूज नहीं करना। कंडीशन क्या है, 2 ही कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, क्या वो ऑपरेटिंग नेचर का है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्या वो कैश में है। अगर किसी भी आइटम पर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है देन इग्नोर, उसका कुछ नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर अप्लाई नहीं होती है, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो क्या करोगे आप, उसे पीएनएल में से हटा दोगे। पहला क्या है, डेप्रिशिएशन। देखो एक एक करके देखो, अभी क्या लिखा है, डेप्रिशिएशन। क्या डेप्रिशिएशन मेरे बिजनेस नेचर का होता है, बिजनेस का तो होता है डेप्रिशिएशन, ऑपरेटिंग नेचर तो है, लेकिन कैश नहीं है, तो कंडीशन दोनों फुलफिल नहीं होती है, हटाना पड़ेगा। पहले क्या किया था, माइनस किया था। अब जैसे ही आप इसे हटाओगे तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 84,000 रुपीज प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स क्या है, क्या मेरा ये ऑपरेटिंग नेचर का है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये किस नेचर का है, ये फाइनेंसिंग नेचर का है। ऑपरेटिंग नेचर का है, ये कैसे पता लगेगा भाई, ऐसा कोई खर्चा जो बिजनेस के बिल्कुल साथ साथ चलता है, जैसे सैलरी पे करना, एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो आप। ठीक है, बताता हूं अभी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग क्या है, आपने लोन ले रखा है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट जाता है, तो क्या ये इंटरेस्ट बिजनेस बंद होने के बाद भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आपने अगर लोन लिया 10 साल के लिए और 5-6 साल आपने बिजनेस किया, बिजनेस नहीं चला पा रहा, नुकसान हो रहा है और बिजनेस को बंद करना पड़ा आपको। ठीक है, तो क्या बाकी 6-7 साल और जो 4 साल बच गए हैं मेरे, इंटरेस्ट बैंक मना कर देगा कि भैया आपका बिजनेस बंद हो गया, काम करो इंटरेस्ट भी देना बंद कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर सैलरी की बात करें तो 6 साल तक आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो आप, लेकिन क्या बिजनेस बंद होने के बाद भी सैलरी दोगे आप, नहीं दोगे। दैट मीन्स ये बिजनेस नेचर का पार्ट है, लेकिन इंटरेस्ट बिजनेस नेचर का पार्ट नहीं है, तो इसे भी हटाना पड़ेगा। तो जैसे आप इसे हटाओगे तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट दोबारा से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अबे एक्सपेंस है ना ये, पहले मैंने माइनस कर रखा होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब क्या है, लोन ले रखा है आपने। ठीक है, हमने लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता तो माइनस करते। ठीक है, आगे क्या लिखा है, गुडविल अमोर्टाइज। गुडविल को अमोर्टाइज करने का मतलब क्या होता है, गुडविल आप कम कर रहे हो, तो गुडविल को कम करने से क्या मेरा पैसा कटता है, नहीं कटता, तो हटाना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, इसे भी प्लस कर देंगे। कितना अमाउंट है ये, 18,600। उसके बाद सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी प्लस होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर पे नुकसान हुआ और आपने उसको पहले माइनस करा होगा, लेकिन फर्नीचर तो मेरा फिक्स एसेट का पार्ट है, ऑपरेटिंग में तो आएगा नहीं, इसीलिए इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ना, इसको आप इग्नोर करके चलोगे, कहीं इसका इस्तेमाल नहीं करना।
क्यों नहीं करना, इसका रीजन है, रिडम्पशन के टाइम पे अगर प्रीमियम देना है तो बाय डिफॉल्ट कंपनीज क्या करती हैं भाई, रिडम्पशन पे क्या है, पैसा देना पड़ेगा ना। तो क्या पैसा देने के लिए प्रॉफिट का इस्तेमाल हुआ होगा? नहीं, क्यों नहीं हुआ होगा? बिकॉज प्रीमियम जो भी रिडम्पशन के टाइम पे दिया जाता है, चाहे वो शेयर्स कोई सा भी हो, प्रेफरेंस वाला हो चाहे वो डिवेंचर वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका पैसा दिया जाता है। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सिक्योरिटी प्रीमियम, कि कंपनी ने जो भी प्रीमियम अपने पास इकट्ठा कर रखा है उस प्रीमियम के पैसे का इस्तेमाल होता है इसको पे करने के लिए। दैट मींस जब मैंने इसकी पेमेंट के लिए अपना प्रॉफिट यूज किया ही नहीं है तो मेरा इसमें कैसे आ सकता है? इसमें आने के लिए क्या कंडीशन है, उसका पीएनएल अकाउंट में होना जरूरी है। तो ये आइटम पीएनएल अकाउंट में है ही नहीं मेरी। क्यों? क्योंकि ये आइटम पीएनएल, मेरा बिजनेस का खर्चा ही नहीं है। ये खर्चा मैंने कहां से एडजस्ट करवा रखा है? सिक्योरिटी प्रीमियम से खत्म, मेरा पीएनएल अकाउंट में आया ही नहीं है ये, तो इसे हटाने का काम ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट आपने बेची है, फायदा हुआ, तो फायदा हुआ, क्या ये बिजनेस का फायदा है? अगेन नहीं है, हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले जो किया था उसका उल्टा, दैट इज गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी तो समझाया, क्योंकि ये प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम से पे हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। क्या है ये? रिसीव बोला इसने मुझे, रिसीव मतलब मुझे मिला है इंटरेस्ट, तो क्या करोगे आप इसे माइनस। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, मैंने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट मुझे मिला है, तो मिला है तो पैसा कटेगा, तो 27,600 रुपए हमारे क्या हो जाएंगे माइनस। एंड मेक श्योर जब आप लिख रहे हो ना तो कैलकुलेशन एरिया में मतलब फिगर्स के ऊपर ब्रैकेट भी लगाना नेगेटिव वाली पे। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो कैलकुलेशन आप यहां देख के करते हो, ना कि यहां देख के करते हो। तो अगर आपने माइनस नहीं लगाया तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप यहाँ पे इनको भी प्लस कर दोगे साथ में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि इनको हमेशा ऐसे रिकॉर्ड करना है। जैसे आप सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, आपका मेन प्रॉफिट विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा मेन आंसर इसका हो जाएगा। डन, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अब देखो जो नेक्स्ट वाला एरिया है ना, नेक्स्ट वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं आपके लिए, वो मेरे पास क्या है, दैट इज इसके बाद ना एक छोटा सा एरिया है। जब हम ये ऑपरेटिंग निकाल लेते हैं ना तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद इसके आगे पता है क्या होता है, इसके आगे आप लोग केवल और केवल एडजस्टमेंट करते हो किस चीज की, जितने भी करंट एसेट्स हैं और जितनी भी करंट लायबिलिटीज है उनके बारे में। ठीक है, आप इनको रिकॉर्ड करते हो। अब पॉइंट ये कि एग्जाम स्कूल के अंदर बताता हूँ क्या सीन होता है। ठीक है भाई, स्कूल में टीचर्स पता है क्या बताते हैं आपको, बताता हूँ आपको, रटते नहीं है उनको, सीधा बोलते हैं कि भाई इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये वाला एक सेगमेंट मिलेगा आपको, और इसका एक उल्टा बोलते हैं, बिल्कुल सेम उल्टा होता है इसका, दैट इज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ये बताएंगे। ठीक है, ये मिलेगा। ठीक है, ये मिलता है। अब एक बात बताता हूं, पता है क्या बोलते हैं भाई साहब, ये जो है ना ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, रट लो, है ना, हो गया होगा तो बता, याद आ गया होगा भाई, इसको रट लो। तो क्यों रट लो भाई? ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर कोई भी करंट एसेट्स बढ़ेगा तो आप प्लस कर दोगे सीधा सीधा। ठीक है, कोई भी करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी, ठीक है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो आप माइनस कर देना सीधा सीधा। भाई क्यों कर देना भाई, रीजन समझाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक एक बार समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या। उसके लिए थोड़ी सी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एक बार लेनी पड़ेंगी। एग्जांपल, आपको एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा ऐसे मिलता है, ओपनिंग और क्लोजिंग, दो वैल्यूज मिलती हैं आपको, एक वैल्यू मिलेगी प्रीवियस ईयर की, एक वैल्यू मिलेगी आपको करंट ईयर, ऐसे मिलता है। तो देखो मैंने एक एग्जांपल में लेट सपोज मैंने लिया स्टॉक, स्टॉक में इस तरफ वैल्यू मेरे को दे रखी है लेट सपोज 5 लाख रुपए, ये दे रखा है मुझे 4 लाख रुपए। ठीक है, उसके अलावा एक एग्जांपल लेते हैं, डेटर्स का अमाउंट दे रखा है, ये दे रखा है मुझे 80,000 रुपए, और ये दे रखा है मुझे इस तरफ दोबारा से माइनस करते हैं विच इज 60 लाख रुपीज, 60,000 रुपीज का। ठीक है, ऐसी मिलेंगी ना वैल्यूज। देन इसके अलावा क्रेडिटर्स के अंदर देख लो, लाइट गई क्या,
छोड़ दे बस। अबे शांत रहो भाई थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये वाला क्लियर है, मैंने एग्जांपल्स लिया आपके सामने और कुछ नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के अंदर एक वैल्यू ले लो, ये मैंने लिया 2 लाख रुपए और ये मैंने ले लिया लेट्स सपोज 3 लाख रुपए, ठीक है। जरा एक बार इस पे फोकस करो, अभी ये समझ में आएगा सारी चीजें आपको ना। जब क्वेश्चन एग्जाम में करोगे ना आप, जब भी एग्जाम में करो, स्कूल में कभी भी क्वेश्चन कर लेना, तो जब ये वाला सेगमेंट आपको ना ऐसे लिखना ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये सब भूल जाओ, नहीं करना है इसको, ऐसे कुछ मत करो। आपको क्या करना है, जब आपका सॉल्यूशन चलेगा, ऐसा चलता सॉल्यूशन आपका, आपने लिख लिया यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये लिख लिया आपने, कोई रैंडम वैल्यू ले लो आप, कुछ भी लिख लिया आपने। अब आपको बस ये देखना है मेरे स्टॉक पे, डेटर पे और सारे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ही है ना, इनमें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको। स्टॉक में क्या दिख रहा है तुम्हें, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रही है वैल्यू, तो क्या लिखोगे आप इधर, सिंपली डिक्रीज। बढ़ कहां रहा है, घट रही है ना, यहाँ डिक्रीज लिखोगे। क्या लिखोगे आप, डिक्रीज इन स्टॉक, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का, डन। उसके बाद डेटर्स में क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये भी कम हो रहा है, यहां पे क्या लिखोगे आप, दैट इज डिक्रीज इन डेटर, ठीक है। कितने रुपए का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, 20,000 रुपए का, परफेक्ट। उसके बाद क्रेडिटर्स में क्या हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं ना, इंक्रीज, इंक्रीज इन क्या है ये, क्रेडिटर्स, यही हो रहा है। कितने रुपए का, 1 लाख का। अब बाकी ये प्लस माइनस भूल जाओ, मुझे बस आप ये बताओ, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज होने से कैश पे क्या इंपैक्ट आएगा, स्टॉक कहां गया, स्टॉक डिक्रीज किस वजह से होता है। बेस्ट एजम्पशन क्या है, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आपके पास साल के शुरुआत में 5 लाख का स्टॉक था, साल का एंड होते होते 4 लाख रह गया, बाकी कहां गया, बेस्ट एजम्पशन बेच दिया होगा ना। या ये सोचोगे चोरी हो गया होगा, आग लग गई होगी, लॉस बाय फायर, ये सोचोगे क्या। अबे बेस्ट एजम्पशन का मतलब क्या है, सामान बिक गया। अब सामान बिकेगा तो कैसे बिकेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिला मतलब कैश, क्या समझाते स्टार्टिंग में, कैश हमारा किंग है, कैश आ रहा है, तो क्या करोगे आप, इसे प्लस कर देना। डेटर्स की वैल्यू में क्या हो रहा है, डिक्रीज, डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब साल के स्टार्टिंग में 80,000 के डेटर्स थे, साल के एंड में 60,000 ही रह गए, बाकी कहां गए, बाकी लोगों ने पैसे दे दिए होंगे, या फिर सोचोगे भग गए। बेस्ट एजम्पशन क्या है, बैड डेट या पैसा मिल गया, पैसा मिल गया तभी तो वैल्यू कम करोगे डेटर्स की आप। दैट मींस क्या करने वाले हो, दोबारा से प्लस करने वाले हो। क्रेडिटर्स पे आ जाओ, क्रेडिटर्स की वैल्यू में क्या हो रहा था, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। क्रेडिटर्स कब बढ़ते हैं, जब आप उधार में ज्यादा सामान खरीदोगे, ज्यादा सामान उधार में खरीदने से कैश पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैश बचेगा। कैश कम कैसे हो सकता है, आप सामान लेके आ गए, पैसे दिए नहीं आपने, कैश पे क्या इंपैक्ट आया, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। लेकिन कैश अगर साइकोलॉजिकली देखें, कैश बचा ना आपका, सामान तो आ गया लेकिन पैसा बच गया, पैसा बचा मतलब प्लस करोगे आप इसे, तो ये हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। दिस इज द रीजन कि आपका क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज चलता है। एक और एग्जांपल उठा लो इसके अंदर लायबिलिटीज का भी, लायबिलिटीज भी क्लियर हो जाएगी। एक लायबिलिटी है आपके पास, दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। लायबिलिटी होती है ना करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का वैल्यू पहले हमारे पास था लेट सपोज 1,000 का, अब ये घट गया, कितना रह गया, 500 रुपए, डन। अब एक बात बताओ, इसमें क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने रुपए का, 500 रुपए का। अच्छा लायबिलिटी डिक्रीज कब होती है, सिंपल सी बात है, बेस्ट असम्पशन क्या है, पैसा दे दिया होगा, तो क्या करोगे आप, माइनस, हो गया हमारा काम। अब एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ये बोला याद करने के लिए, ये सोचो, इसके बारे में सोचने की जरूरत है आपको कि क्या लिखवाया था, क्या करवाया, तो कुछ नहीं सोचना भाई, सिंपल सी बात है, इनके बीच का डिफरेंस देखो और फिर क्या फोकस करना है, कैश के ऊपर, कैश बढ़ा या घटा। आपका दिमाग बोलता है कैश बढ़ेगा, प्लस कर देना। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी घट रही है, लायबिलिटी घटने से कैश पे क्या इंपैक्ट आएगा, लायबिलिटी घटती कब है, जब आप लायबिलिटी की पेमेंट करवा देते हो, पेमेंट करने से कैश गया, कैश गया तो माइनस कर दिया, सिंपल है। उसके अकॉर्डिंगली सोचना है आपको, आपका काम हो जाएगा आराम से, डन। चलें आगे, चलो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे एग्जाम्पल, चलो भाई
क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी जो मैंने टॉपिक करवाया वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन में अगर आता तो कैसे इंटरटेन करोगे या फिर कैसे कंप्लीट करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन क्या है, हेडिंग क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट क्वेश्चन है पूरा। और अगर ऑपरेटिंग पे कमांड कर लिया ना आपने, लिटरली सीएफएस मक्खन हो जाएगा। ठीक है, केवल ऑपरेटिंग पे कमांड कर लो बस। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग लिटरली बहुत आसान है, सीरियस से बता रहा हूं, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बहुत आसान है। ऑपरेटिंग जितना बड़ा है ना उतने में तो इन्वेस्टिंग दोनों, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों खत्म हो जाते हैं। ठीक है, टाइम टेकिंग यही है आपका। देखो क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन ने बोला क्या है, कह रहा है कैश फ्लो बनाओ किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। मतलब ये स्टार्टिंग से बनवाना चाहता है आपसे, पूरा स्टार्टिंग टू एंड। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं सरप्लस। अब देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की खास मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होती हम लोगों को, सीएफएस में ऐसा कुछ नहीं है। तो सीएफएस में जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, स्टार्टिंग से करो सीधा सीधा। कैश फ्लो निकालना है मुझे किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो यहां हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल सा फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद रुपीज। अब जो पहला सेगमेंट रहता है वो क्या होता है मेरा हमेशा, दैट इज हमने कितना कमाया, नेट प्रॉफिट किससे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के हिसाब से। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कितना कमाया बताओ जरा। पहला ही पॉइंट है, हमेशा ईयर चेक कर लो, ईयर ऐसे दिए हुए हैं आपको, मतलब पहले ये फिर ये, दैट मीन 60,000 थे पिछले साल, अब कितने हो गए 80,000, दैट मीन कमाया कितना, सिंपल है 20,000 हमने कमा लिया। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सीएफएस क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देन अब इसके बाद के सेगमेंट कौन से होते हैं, 4 आइटम होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो चुके हैं कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार सर्च कर लो क्या कुछ है, क्या क्या आइटम होते हैं। देखो एडजस्टमेंट नहीं है नीचे, एडजस्टमेंट नहीं है इसका मतलब क्या है, प्रपोज और इंट्रीम नहीं है। दूसरा जनरल रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स वो भी नहीं है। दैट मींस अगर चारों आइटम नहीं है तो क्या चेक करोगे आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या कुछ है, नहीं है। पूरे क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मेरे पास अवेलेबल नहीं है। देखो ऐसी आइटम जो बिजनेस के नेचर के नहीं है, ऑपरेटिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं है, फाइनेंसिंग भी नहीं है आपके पास। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैंने आपके नोट्स में ऑलरेडी डाल के दिए हुए हैं, जैसे कंपनसेशन आपको मिल गया, डोनेशन मिल गई आपको, ठीक है, किसी तरीके का इनकम टैक्स का रिफंड मिल गया आपको। ठीक है, ऐसी आइटम आपकी किसी भी आइटम में नहीं आती वाली। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, क्या मैं इसी आइटम को ये बोल सकता हूं, सेम एज इट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सेम आइटम आ जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग का ना 4 जो आइटम होते हैं उनमें से एक भी आइटम गिवन नहीं। अब आप सोचो सर लिखने की जरूरत क्या है, लिखने की जरूरत है बिल्कुल। अगर आप इसके डायरेक्टली कर दोगे ना, इसका मतलब क्या है, आपको मिस कर दिया एक स्टेप। जैसे आपने ये किया, आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप क्या है मेरा, दैट इज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को छोड़कर जो बच गया उन पे फोकस करो। तो देखो इसमें क्या है, क्या ये मेरा करंट एसेट्स में आता है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स में आता है, बढ़िया। डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ये करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है, इसे यूज करना पड़ेगा, अभी करेंगे, कर लेते हैं। क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में पहले कितना वैल्यू था 30, अब कितना हो गया 40, दैट मींस 10,000 बढ़ गए। अब प्रोविजन की वैल्यू डेप्रीशिएशन के अंदर कैसे बढ़ती है, जब आप और डेप्रीशिएशन लगाते हो, दैट मींस मैंने करंट ईयर में डेप लगा रखा है ज्यादा, तो जब आप इसे हटाओगे तो क्या होगा, ये माइनस क्यों होगा, प्रोविजन प्लस नहीं होगा। डेप्रीशिएशन खर्चा होता है ना, ट्रेड रिसीवेबल कॉम्बिनेशन ऑफ डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, डेटर भी करंट एसेट्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट्स होते हैं दोनों। अबे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को तीसरे स्टेप में करते हैं, अभी हम दूसरे स्टेप में हैं। हाँ बात है, खर्चा ही तो डेप्रिसिएशन, तो खर्चे हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट कितना बढ़ेगा डेप्रिसिएशन के नाम से आपका, केवल 10,000 रुपीज का। ठीक है, 30 से 40 हुआ ना, 10 का डिफरेंस है, वो डाल दो। नेक्स्ट इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट्स है, अभी यूज नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी, अभी यूज नहीं करेंगे। गुडविल एक एसेट्स है, ठीक है, इसे यूज करेंगे। क्या लिखा है, गुडविल की वैल्यू कितनी है, नीचे से तीसरा ये रहा, 38,000 से घटकर कितनी रह गई 30,000, दैट मींस 8,000 कहां गई, राइट ऑफ करी होगी हमने, या फिर अमोटाइज बोल सकते हो आप। लेकिन इसको यहां ऐड कर देंगे, बिकॉज गुडविल को अमोटाइज करने से मेरे कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो यहां हम क्या करने वाले हैं, गुडविल अमोटाइज, कितना है गुडविल अमोटाइज मेरा 8,000 का, प्लस करेंगे। ठीक है, अगला इंश्योरेंस का प्रीपेड करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल का तो ट्रेड पेबल, दैट मींस क्रेडिटर्स की वैल्यू, ये क्या है करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, इनको बाद में यूज करना है अभी। तो जैसे मैंने ये वाला एरिया कवर अप किया तो मुझे क्या मिला मेरे सॉल्यूशन में 38,000, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देखो अब जो एरिया बच गया, अभी जो मैंने समझाया था आपको, वही यूज करना है आपको। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता प्लस माइनस किसको करना है क्या नहीं करना, बस हम एक चीज पे फोकस करेंगे, दैट इज करंट रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या दिया हुआ है? ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, घटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? डिक्रीज करता हुआ। दैट मींस क्या करोगे आप? 6000 को क्या लिखोगे, जरा पहले लिख लो, प्लस माइनस बाद में देखेंगे। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो ही रखा है ऑलरेडी। इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस आ रहा है? 20,000 रुपए क्या हो रहा है? ये 20,000 रुपए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लिखोगे आप इधर? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? आउटस्टैंडिंग। ये क्या है? 9,000 रुपए क्या हो रहा है? ये कम हो रहा है, तो क्या करेंगे इसको? डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, अगला पॉइंट बताओ। अगले में क्या लिखा है? गुडविल हो गया मेरा, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, गुडविल हो चुका है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो रहा है? ये प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, अगला ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं? 6,000 रुपए का डिक्रीज आ रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। ठीक है, जैसे आपने सब कवर किया, अब आपका मेन काम है दैट इज एनालिसिस। ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जब बढ़ते हैं या घटते हैं, अगर घटा तो करंट एसेट्स में से पैसा निकल गया और पैसा वो कैश में कन्वर्ट हो गए। एसेट्स की वैल्यू कम केवल तभी होगी जब वो कैश में बदलेगा। ठीक है, तो क्या क्या होगा ये? प्लस, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, डेटर्स ने पैसे दे दिए मतलब पैसा बढ़ गया। नेक्स्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बढ़ रही है, इन्वेंट्री अपने आप तो बढ़ेगी नहीं। स्टॉक्स, स्टॉक्स बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब आप और खरीदोगे। अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, मुर्गियां थोड़ी बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब आपने और खरीद ली तो पैसा दिया होगा आपने, तो क्या करोगे आप? सिंपली माइनस, जो माइनस करते जाओगे ब्रैकेट लगाते जाना। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी। लायबिलिटी कम होने का मतलब क्या है? पैसा दे दिया, पे कर दिया, माइनस, तो यही माइनस हो गया। नेक्स्ट आउटस्टैंड प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का प्रीपेड हो रखा है, मतलब ऑलरेडी पिछले साल इसका पैसा दे रखा है, तो इस साल देना नहीं पड़ा होगा। दैट मींस इसको क्या करेंगे हम? दोबारा से प्लस कर देंगे। ठीक है, एसेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू कम होती है, कम कब होती है? जब वो कैश में कन्वर्ट होता है, तो कैश में कन्वर्ट हुआ मतलब प्लस होगा ये वाला, इसीलिए। ट्रेड पेबल मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है मतलब पैसा दिया होगा, तो प्लस था, तो इसको माइनस कर देंगे। डन, सारे आइटम हो गई, सबको एडजस्ट करो, यू विल गेट द मेन आंसर दैट इज 10,000 रुपीज। अब ये 10,000 पता है क्या मिलेगा आपको? आपको लगता है ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल गया? नहीं मिलता, ये इसको बोलते हैं हम लोग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब हमने अपने बिजनेस से कितना कैश कमाया, उसके बाद इसमें से माइनस करते हैं हम लोग क्या? टैक्स पेड। अब टैक्स पेड इस क्वेश्चन में नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नील डाल दो या फिर डैश डाल दो, और फाइनल आंसर अब यहां लिखोगे आप, दैट इज कैश। पॉजिटिव आंसर आना है ना, तो क्या लिखोगे आप? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको प्रॉपरली ऐसे प्रेजेंट करना है आपको। डन, तो दिस इज द एंड, और ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है, इसे लिख लो, फिर उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो अवेलेबल है ना आपके पास, ये एक तरीके से लगा लो आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन की तरीके से। इसके बाद एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको जो पूरी तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन में आता है। इस बार शायद गिवन नहीं है, काट दिया होगा शायद, नहीं काटा नहीं है, ये रहा 18 क्वेश्चन नंबर है वो। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, मेंशन देखो डाटा गिवन क्या क्या है। तो बच्चे ना मैक्सिमम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट, ये आफ्टर वर्ड देके कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया आफ्टर दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्या लिखा है उसने? नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी हम प्रोविजन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड को यूज कर चुके हैं, तो क्या हमें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? प्रोविजन को लगाने से क्या कैश पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, तो इसे दोबारा प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की पेमेंट हो चुकी है, लेकिन डिविडेंड की पेमेंट होने से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंपैक्ट करेगा, क्योंकि डिविडेंड का पेमेंट करना तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, और हमने इसको कर रखा है जो कि हमें हटाना पड़ेगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम जैसा हम अभी करके आए हैं, बस वो आफ्टर करके दिया हुआ है, इसीलिए आप रिकॉर्ड करके थोड़ा सा ध्यान दोगे बस। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है? सेम काम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
तो चलेंगे, स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा सिंपल। पहला पॉइंट जो दे रखा है, जैसी लैंग्वेज क्वेश्चन ने यूज किया सेम लैंग्वेज हम भी यूज कर लेते हैं। तो क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखो कितना प्रॉफिट गिवन है मुझे, 2,15,000 का, ठीक है। अब क्वेश्चन है ना, अगले ही 2 पॉइंट मुझे क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हटाना पड़ेगा। तो जैसे आप इन्हें हटाओगे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड फाइनल डिविडेंड तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितने रुपए का है, 45,000 रुपए का। पेमेंट ऑफ डिविडेंड 50,000 रुपए का है, डन, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेप्रीशिएशन है, बट ये डेप्रीशिएशन पहले एरिया में तो आएगा नहीं, बिकॉज अभी मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट एरिया। तो फर्स्ट वाले में ये नहीं आता, फर्स्ट वाले में इनके अलावा और क्या आता है, इनके अलावा एक आइटम आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला, जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इनकम टैक्स रिफंड। ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो पहले क्या किया गया होगा, पहले प्लस किया था, अब क्या करेंगे, अब इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करके क्या लिखोगे आप, इनकम टैक्स रिफंड। नहीं, यही लिखना होगा क्योंकि ये पेमेंट नहीं है मेरी ये, ठीक है, ये वो प्रोविजन था वो, डन। तो मैंने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, डन। अच्छा अब इसे बैलेंस कर लो, तो बैलेंस कर मेरे पास वैल्यू कितनी निकल के आती है, टोटल अमाउंट फाइनली 2,60,000 प्लस 20,000 रुपए, 2,80,000। तो ये हो गया मेरा 2,80,000। अच्छा ये क्या निकला आपके पास, दिस इज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अच्छा अब मुझे क्या लेना है आगे, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को छोड़कर बाकी जो बच गया वो यूज करना है। तो क्या क्या है, पहला डेप्रिसिएशन आएगा। अच्छा डेप्रिसिएशन की वैल्यू मुझे डायरेक्टली दे रखी है, पेटेंट भी फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है, ठीक है। देखते हैं अभी क्या लिखा है, डिविडेंड डेप्रिसिएशन कितने का है, 25,000 का, ठीक है। तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे, प्लस करेंगे इसे, कोई डिफरेंस नहीं निकालना, कुछ नहीं। सेल हुआ है मशीनरी और उस पर लॉस हो गया, तो ये भी हटाना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने रुपए का अमाउंट आएगा इसके अंदर मेरा, 10,000 का, तो ये प्लस करेंगे दोबारा से। नेक्स्ट पेटेंट अमोर्टाइज, पेटेंट अमोर्टाइज मतलब क्या हो गया, ये गुडविल की तरह ही है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं अगर उनका अमोर्टाइजेशन देखने को मिलेगा तो वो सब यही रिकॉर्ड होता है। पेटेंट को अमोर्टाइज कर दिया आपने, मतलब पेटेंट एक ऐसा आइटम है जो आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है लेकिन अब उसका फायदा मिल नहीं रहा, तो खत्म करना पड़ता है आपको। नेक्स्ट गेन हुआ है किसके ऊपर, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो अब इसे माइनस करना पड़ेगा बिकॉज पहले हमने इसे प्लस किया होगा, दैट इज 70,000 रुपीज, ठीक है। ये तो हमने यूज कर ही लिया। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद आपका मेन आंसर क्या मिलेगा तुम्हें, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो फाइनल अमाउंट कितना निकल के आएगा इसके अंदर से, तो बस ये निकाल लो, हमारे पास -70,000 प्लस 35 और 60 65,000 रुपए, 2,75,000 रुपए की वैल्यू। लो जी आ गया। अच्छा अब इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज चेक करो, क्या आपको कहीं पर भी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में, नो करंट एसेट्स नो करंट लायबिलिटी, मतलब है ही नहीं मेरे पास कोई आइटम। तो अगर कोई आइटम अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को सेम बोल सकते हैं, ठीक है। वो भी इसके जस्ट बाद क्या मिलता है मुझे, क्या मिलेगा मुझे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये मिलेगा, ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद क्या माइनस करना है, टैक्स पेड। अच्छा टैक्स पेड कितना है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। देखो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है और प्रोविजन गिवन है तो आप ये मान के चलोगे कि जितना प्रोविजन मैंने बनाया था उतना ही मैंने टैक्स पे भी किया है, बिकॉज प्रोविजन बनाना जरूर कुछ होता है, पे भी तो करना पड़ेगा। या तो मुझे पेमेंट की इंफॉर्मेशन दे दे कि मैंने कितना पे किया है, नहीं दिया तो आई विल एज्यूम दिस एज अ पेड। आपने प्रोविजन बनाया और उसका पेमेंट भी किया, कितना पेमेंट किया आपने, सेम 45,000 रुपया पेमेंट किया है। देन इसके अलावा
एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थी आपके पास, उसे हटाना पड़ेगा। तो जो आपने ऊपर ट्रीटमेंट किया है एग्जैक्टली उसका उल्टा नीचे डाल दें, दैट इज प्लस, क्योंकि आपको कुछ इनकम टैक्स है ना रिफंड भी मिला है, तो उसे यहाँ पे दोबारा से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना वैल्यूएशन है उसका, 30,000 का, तो ये माइनस और ये प्लस, फाइनल अमाउंट कितना बनता है तुम्हारे पास, 2,60,000 का। दिस इज द मेन आंसर आपका, खत्म क्वेश्चन। तो इसे आप क्या बोलोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है भाई, तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है इसका भी। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करके ऑपरेटिंग वाइंड अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको ऑपरेटिंग खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में मिस ना करो, ताकि बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे उसके अंदर।